नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा और हम इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और मेरे मेहमान हैं, या मुझे यूं कहना चाहिए हम आज मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमारे सामने बैठे हैं। सर, बहुत स्वागत है, या मैं यूं कहूं कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, हमें मोहलत दी अपने घर में आपको इंटरव्यू करने की। तो हम आज घर में बैठे हैं ओवैसी साहब के हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। मैं पहले तो शुरुआत में एक बात कहूँ ओवैसी साहब की, हम भी आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं कि ओवैसी साहब ने ये कह दिया, माइक लगा दो पूछ लो, ओवैसी साहब ने ये ऐसी तकरीर कर दी। हम भी कई बार लिख देते हैं भड़काऊ भाईजान, सच है, कह देते हैं हम भी, आप भी बुरा नहीं मानते, जवाब भी दे देते हैं। लेकिन आपको भी जान के ताज्जुब होगा, ओवैसी साहब की पार्टी इस वक्त देश में 8 राज्यों के अंदर अपनी प्रेजेंस रखती है। 8 राज्यों के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं। इनके बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में विधायक हैं। इनके हैदराबाद और औरंगाबाद यानी 2 राज्यों के अंदर इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं। इनके एमपी में, कर्नाटक में, यूपी में, गुजरात में कॉरपोरेटर हैं। कई जगह तो ये मुख्य विपक्ष हैं लोकल बॉडीज़ में। हम कई बार केवल बहुत सतही तौर पर देखते हैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से, लेकिन इनकी राजनीति कहाँ किस ओर जा रही है, आज हमने सोचा कि उससे हम शुरुआत करें। क्योंकि फरवरी में इस बार आपने नेशनल कन्वेंशन किया, राष्ट्रीय अधिवेशन किया अपनी पार्टी का, और उसमें बहुत सारे देश भर से लोग आए थे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या विजन रखा है अपनी राजनीति का? असदुद्दीन ओवैसी कहाँ देखते हैं अपने आप को से अगले 10 साल में? नहीं, हमारी पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ उसमें हमने ये फ़ैसला लिया कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के सिलसिले में तेलंगाना और राजस्थान के विधानसभा और कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में, और तीसरा पार्टी ने ये भी फ़ैसला लिया कि अगर कहीं पर कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए अलायंस करना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब रहा सवाल कि 10 साल के बाद मैं कहाँ पर अपने आप को देखता हूँ, तो ये तो बड़ा एक बहुत ही दूर की बात है। कोशिश यही रहेगी कि पार्टी को मजबूत किया जाए, जो पार्टी के फैसले लिए गए उस पर हम सब अमल करें, मगर 10 साल में नहीं मालूम सर। तो मेरे मन में बात नहीं 10 साल तो खैर पर्सनली मुझे नहीं मालूम कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर अगर रहेंगे तो पार्टी का काम करते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, भारत की जमहूरियत को और मजबूत करेंगे, और जो हमारा जो मुख्य एजेंडा रहा है उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपनी एक पैन इंडिया प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, पूरे भारत में आप अपनी प्रेजेंस चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक बुरी बात क्या है, अगर मुझे भारत की लोकतंत्र में भरोसा है तो मुझे उस भरोसे को सिर्फ ज़बान से इकरार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे जाकर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, चुनाव में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतेंगे हारेंगे, मगर एक पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही होता है ना कि अपनी पार्टी को फैलाएं, मजबूत करें, लोगों का दिल जीतें, और इससे मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी काम तो ही होता है। देखिए, लेकिन होता जो मैंने अभी बात कही वो भी सच है कि आप इतनी जगह पर आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें कई जगहों पर आपको जो जैसी कामयाबी आप चाहते हैं वैसी कामयाबी नहीं मिलती। कई बार आपकी बहुत बुरी हार भी होती है, जैसे कि गुजरात फॉर एग्जांपल, यूपी या वेस्ट बंगाल। इसमें सवाल ये उठता है कि आप उस इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हैदराबाद की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी। आपको कभी कभी खुद को भी लगता है कि ये इमेज, इससे मुझे बाहर निकलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव हारने के कई वजूहात हैं, कई रीज़न्स हैं, और मैं नहीं समझता कि ये रीज़न है। अगर ये रीज़न होता तो हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट कैसा जीतते, महाराष्ट्र में 2 MLA कैसा हमारे कामयाब होते, औरंगाबाद टाउन में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ औरंगाबाद में। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते। तो उसके हो सकता है कि शायद हमारे कैंडिडेट्स को हमको और अच्छा उनका चूज़ करना चाहिए था, और मैं मानता हूँ इस बात को, संगठन भी कमज़ोर होगा। अगर ये कहना कि हैदराबाद बेस्ड पार्टी है ये बीच में आ जाता है, मैंने समझता ऐसा नहीं। मुस्लिम पार्टी तो है नहीं। बिहार में अगर हम 5 सीट जीतते हैं और उसके बाद फिर ये भी इल्ज़ाम लगाना कि मुस्लिम पार्टी है, गलत है। हम सब के लिए लड़ रहे हैं, सबके वोट के लिए हम कोशिश करते हैं,
तो उसको इस तरह से बॉक्स कर देना मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात होगी। नहीं, आप जाते तो वहीं हैं ना जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जहां ज़्यादा आबादी मुसलमानों की होती है, वहीं आप जाकर चुनाव लड़ते औरंगाबाद पार्लियामेंट सीट में कहाँ कितने मुसलमान हैं बताइए आप। और मध्य प्रदेश में हम लोग जो कॉरपोरेटर्स के सीट जीते हैं, कर्नाटक में जहाँ जीते हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो कई दलित हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं और होते रहे हैं। तो इसमें इसको ये बोलना कि अब बस करिए मैं बिहार सीमांचल गया हूँ तो लोगों का बड़ा गलत ख्याल है कि मुसलमान है बोल के। भाई सीमांचल में आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर उतनी ही बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं, और भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। अब उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अब हिंदुस्तान में तो 85% हिंदू रहता है, 80% हिंदू रहता है, वो तो होंगे ही वहां पर। आपका सवाल ये था कि आप उस जगह पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर सीमांचल में है ना 40-50% है मुसलमान। बिल्कुल है, मगर सीमांचल की जो हमारी लड़ाई रही है और अभी भी जारी रहेगी वो उसके बैकवर्डनेस का। अब हम कह रहे हैं कि पूर्णे एयरपोर्ट बनाइए, वो एयरपोर्ट कौन इस्तेमाल करेगा बताइए। हम कह रहे हैं कि भाई आप पटना हाईकोर्ट का बेंच वहाँ पर खोलिए, जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन डालिए, जो कटाव ज़मीन का कटाव होता है, जो सबकी ज़मीन कट जाती है, हज़ारों एकड़ हर साल, 4-4 महीने लोग रोड पर रहते हैं, सब लोग रहते हैं उसमें। तो इसको इस तरह से बॉक्स कर देना मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। अच्छा, अब चूंकि 2024 का चुनाव आना है अगले साल, और इस साल बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होना है, और आपकी हर स्टेट को लेकर के बड़ी एक खास ओपिनियन होती है, और हर लीडर को लेकर के भी। तो मैं बड़ा अच्छा मौका है आज मेरे पास, और आपके घर में हूँ तो आप बच भी नहीं सकते। मैंने आपका शुक्रिया, आप मेरे घर को लाए, मुझे इज्जत बख्शी, आपका दिल की गहराई। मैं आपने बिहार से, आपने क्योंकि बात अभी आपने भी छेड़ी और आप बिहार से भी आ भी रहे हैं, आपने 2 दिन का वहाँ दौरा किया, आपने हालात बयां भी किए, आप नदी में भी चले, वहाँ पर आपने देखा भी। आपके 5 विधायक वहाँ जीते थे 2020 में, आरजेडी ने 4 विधायक आपके तोड़ दिए, और ये सच है कि इसी की बदौलत वहाँ पर सरकार पलटी, क्योंकि आरजेडी जो है आपके विधायकों को तोड़कर ही सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। अब क्या अगला कदम है आपका? 4 विधायक तो आपकी आरजेडी ले गई थी, अब नीतीश कुमार साहब को आप कैसे देखते हैं इस फिलहाल? आपने ये कहा कि वो किसी के साथ अभी भी जा सकते हैं, पहले कहा था, पहले आरजेडी को ट्रिपल तलाक दे दिया था, तलाक तलाक तलाक, अब बीजेपी को दे दिया तलाक तलाक तलाक। तो पिछले बिहार के विधानसभा के चुनाव में, चुनाव शुरू होने से पहले मैंने खुद पार्लियामेंट में जाकर आरजेडी के राज्यसभा के 2 MP से मुलाकात की। उन्होंने कहा हमसे अलायंस कर लीजिए, हमको 5 सीट दीजिए आप। तो दोनों ने इनकार कर दिया। एक तो बड़ी ही ज़्यादा ही गुरूर में बात किए। फिर हमारे पार्टी के अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब पटना जाकर जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, राजद के लोगों से मुलाकात किए, नहीं हुआ। कुशवाहा साहब जब उस वक़्त जेडीयू ज्वाइन नहीं किए थे, हम उनके अलायंस में गए, हमको सीटें मिली और हम कोशिश किए कि पूरा सीमांचल के हद तक कि हम इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। अब 19 हम लड़े, 5 हम जीत गए। ये 5 हमारे जब जीत गए तो उस दिन से ही आरजेडी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो गई कि भाई आप कैसा जीत गए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, हम आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट किए। अच्छा, सपोर्ट किए। इन्होंने 4 को तोड़ा नहीं, तोड़ा का लफ्ज़ गलत है, इन्होंने खरीदा उनको। तो एक ही बात है। नहीं, खरीदा उनको। अब देखिए, हमारी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो सब सेकुलर पार्टीज ने कहा कि भाई ये तो जमहूरियत का ख़त्ल हुआ है। जब यहाँ पर तोड़े गए तो सब गूंगे बन जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। ये देखिए, ये इनकी जो हिपोक्रेसी देखिए इनकी। अच्छा, हमारी लड़ाई क्या थी कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे, इन्होंने 4 ने धोखा दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी हिम्मत है ना तेजस्वी यादव में, नीतीश कुमार में, तो आप रिज़ाइन करवाइए, चुनाव लड़ाइए, ज़माना ज़ब्त हो जाएगी। अब रहा सवाल नीतीश कुमार साहब का, उनकी ज़िंदगी की पॉलिटिक्स में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, रेलवे मिनिस्टर थे, गोधरा गुजरात का कांड हुआ, नीतीश कुमार। फिर उसके बाद वो उन्हीं के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, पसंद नहीं आया, छोड़ दिए। फिर राजद को अपना लिए, वहाँ से उनको नाराज़गी हुई, छोड़ दिए, फिर इधर आ गए। यहाँ पसंद नहीं आती, असेंबली में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर वापस चले गए मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी लिए गोद में। फिर वो चाय पसंद नहीं आई
तो इधर कूद गए यहाँ पर दही खाने के लिए। अब आप बताइए कि आप है क्या आखिर आप, और आप हमको बोलते हैं, हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं। कम से कम ज्ञान तो मत दीजिए भाई। आप ठीक है इतने उनकी दिक्कत यह है, उनको सेकुलरिज्म भी बचाना है, भ्रष्टाचार भी नहीं होने देना है। तो कभी वो सेकुलरिज्म बचाते हैं, कभी भ्रष्टाचार बचाते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने केसेस चल रहे हैं उसमें इनका कितना योगदान रहा है? इन्हीं के एक बड़े नेता जो आज शायद वो पार्टी प्रेसिडेंट है या लोकसभा में लीडर है, वही तो जाकर कागज दिए थे, वही तो जाकर कागज दिए थे। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? आप क्या बिहार की जनता को कितना धूल झुकेंगे आंखों में? अब आप फिर कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर बोलते हैं हमको नहीं बनना है। भाई आप आइडियोलॉजी पर इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब आपने कह दिया अब तो मैं 50 सीटों पर लड़ूंगा। मैंने कहा कि हमसे थोड़ा कोताही हो गई कि हम सिर्फ कम सीटों पर लड़े, अब हम ज्यादा लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, उससे ज्यादा भी लड़ेंगे। आपको अब क्या उम्मीद है कि अब आरजेडी और जेडीयू अब आपको फोन करके कहेंगे कि अब की बार हमारे साथ मिलकर लड़ना? देखिए, जब चुनाव के बिहार के नतीजे आए, लालू प्रसाद यादव मुख्तलिफ लोगों से, बिहार के आईएएस ऑफिसर से, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमको फ़ोन कराए और उनका बोलना यह था कि आप हमारे एमएलए हमारे हवाले करें। हम बोले क्यों करेंगे? आप गवर्नर से इनविटेशन लेकर आइए, आपको मौका मिलता है तो हम अपना फैसला ले लेंगे। लालू यादव ने आपसे इनडायरेक्टली सपोर्ट मांगा? डायरेक्टली। हम बोले सर आपके नंबर्स नहीं है ना, आप गवर्नर से ला लीजिए और हम बराबर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर बोलते नहीं, उनका मकसद ये था कि कैसे ओवैसी की पार्टी यहां से 5 विधायकों को कामयाब किया, और जनता ने ये तो वो सीधे क्यों नहीं मांग रहे थे आपसे सपोर्ट? नहीं, हम बात नहीं करना चाह रहे थे उनसे। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। हम बोले कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताइए सीमांचल के लिए आप क्या करेंगे सत्ता में आते हैं। बोले नहीं, पहले बीजेपी को वो, अरे भाई हराइए। हम बोले अच्छा, हम बोले ठीक है, वो भी चलिए मान लेते हैं, आप लाइए गवर्नर से इन्विटेशन। आप नहीं लाए तो उनको गुस्सा इस बात का था कि ये होता कौन है जो हमारे खिलाफ खड़े होकर हमको ही हराता है और सीमांचल की जनता को बेदार कर देता है। तो इनको बड़ी तकलीफ है, इसीलिए उन चारों को इन्होंने खरीद लिया। जो वोट आज तक उनकी पार्टी को मिलता रहा, दशकों से मिलता रहा, वो आप ले गए ना। इसलिए लेकर गए क्योंकि वहां की जनता ये देख चुकी थी कि सीमांचल सिर्फ एक नंबर बन चुका है और जो जीत कर जाते हैं पटना में विधानसभा जाकर गूंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बदलाव था, राजू बदलाव है। हमें क्योंकि अभी पूरा भारत कवर करना, तो मैं आपका एक असेसमेंट भी लेता चलूं, क्योंकि वहां पर अभी 24 में लोकसभा, फिर अगले साल ही विधानसभा भी होना है। क्या आपको पल्स मिली लोगों की? कोई प्रेडिक्शन नहीं मांग रहा हूं, फिर भी नहीं, पल्स तो ये है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के ऊपर। अच्छा। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी। और आप भ्रष्टाचार का जिक्र किए सर, आवास योजना का रेट है 8,000 से 12,000 रुपए दीजिए, आवास योजना ले लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए 1,500 रुपए का रेट है, दीजिए, डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 1,000 रुपए का रेट है, दे दीजिए, ले लीजिए। कितना करप्शन है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ, बहुत ज्यादा। एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन सरकार के खिलाफ या केवल नीतीश कुमार? नहीं, अब सब साथ हैं इस हम्माम में, तो सब नंगे हो गए। क्योंकि 14 साल 15 साल तो बीजेपी के साथ रहे ना वो। आपने भी तो साथ दिया था ना, 2015 में तो आप भी तो साथ थे। तो बीजेपी मजबूत होगी 25 में? मुझे नहीं मालूम क्या होगा बीजेपी का, मगर देखिए चुनाव, अगर आप लोकसभा के चुनाव की हम बात करते हैं, पहले लोकसभा चलिए, अगर हम लोकसभा पूरे देश की बात करते हैं, मेरा मानना है, जो मैं बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, मेरा मानना है कि अगर आप 540 पार्लियामेंट सीट्स पर मुकाबला करेंगे तो आप बीजेपी को रोक पाएंगे। उस पर मैं आता हूं। पहले बिहार अच्छा, बिहार 40, पहले 40 का बताइए, बिहार की 40। आप देखिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं, एक ही सीट कांग्रेस जीती, वहां पर कहां से जीती? किशनगंज से। कौन लड़े? हम लड़े। कितने वोट हम लिए? 3 लाख हम लिए, 325 नीतीश कुमार लिए, 3.5 लाख कांग्रेस के भी सांसद लिए। अब बताइए दूसरी जगह पर हम लड़े नहीं, कैसे जीत गई बीजेपी? कैसे जीत गई बीजेपी? इस बार क्या होगा 40 में से? देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। एज बीजेपी या नहीं? नहीं, मैं ये देखिए, ये काम आपका है, ये काम आप लोगों का है। अच्छा, हम नहीं बोल सकते। चलिए, मैं यूपी ये इलेक्शन आसान नहीं होगा। पार्लियामेंट, ये बताइए कि बिहार में आपको इतनी कामयाबी मिली, यूपी में क्या ऐसा अलग है?
जो यूपी, यकीनन यूपी में कामयाबी नहीं मिली, हाँ, हमको नहीं मिली। हम हमारे तमाम जिम्मेदार लोग मेहनत भी किए, आज भी कर रहे हैं। देखिए, यूपी के चुनाव में मैं खड़े होकर बोल रहा था कि मुसलमानों से अपील कर रहा था कि आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे यूपी में, मगर मुसलमानों के दिलो दिमाग में एक बात डाल दी गई कि हराइए बीजेपी को। अरे भाई, आप अपने आप को जिताइए पहले, आप कब तक वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनिए। और सब लोग जाकर नहीं नहीं बीजेपी को हरा। हम खड़े होकर 100 के करीब मैंने भाषण दिए, मैंने कहा आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। नहीं, मतलब बीजेपी तो फिर क्या करते हैं वो बीजेपी को हराने के लिए? अरे इतना करते आप तो। जो दूसरी समुदाय के लोग कर रहे हैं, दूसरे कास्ट के लोग कर रहे हैं, अपने अपने कास्ट के लोग जिता रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। आप बताइए, आज आपने, अरे मतलब बीजेपी को हराने के लिए किसी को वोट मत करो, मुसलमान को जिताने के लिए वोट करो। मैंने ये कहा कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अगर आप कोशिश भी कर लेंगे, आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है, एक बात समझिए, आप नहीं डाल रहे हैं तब भी बीजेपी जीत रही है। और वो प्रूव हो चुका है ना, डेटा आ चुका है कि समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला, तब भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए, तब भी नहीं हरा पाए। अब हो रहा क्या है, आज आप देखिए कि इतना बुलडोजर चलता है ज्यादातर मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पर, कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है, हस्बैंड को नोटिस देकर तोड़ दिए, कोई बोलता है क्या? अखिलेश यादव के खुद एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिए, वो नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोलता। अब चुनाव हो गए, अब कोई बोलने वाला नहीं है। चुनाव, अखिलेश यादव और योगी जी का तो पार्लियामेंट कह रहा हूं, विधानसभा में झगड़ा हो गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ? बहुत तू में हुई। किस बात पर हुआ बताइए, किस बात पर हुआ? जाति को लेकर हो गया था। आम, वो ये किताब, वो किताब, किताब भी थी। किताब पे झगड़ा हो गया। भाई, आप बुलडोजर पे झगड़ा करते, आप करते ना बुलडोजर पे झगड़ा, आप बोलते कैसे चलेगा बुलडोजर? बोलते रहते हैं वो, ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी के लोग भी बोलते रहते हैं, गलत होता है। देखिए, ये जो बोलना है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए हम बोले हैं। अच्छा, आप इतना तो मानते हैं ना। देखिए, यूपी के मुसलमान ने अगर उनके पीछे खड़ा होने का फैसला किया, खड़ा नहीं हुआ, हालत मजबूरी में वोट देना पड़ा, जो भी किया, लेकिन आज यूपी के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन तो है। कौन सी? यूपी के अंदर अखिलेश यादव एक बड़ी मजबूत अपोजिशन है। कौन सी अपोजिशन है? कौन सी अपोजिशन? बाकी सब सफा हो गए, अखिलेश यादव ही अपोजिशन में, और कोई बचा ही नहीं। इसीलिए तो बीजेपी जीत रही है। तो अरे, और किसी को देते तो और डिवाइडेड अपोजिशन होता। कौन सा अपोजिशन है? ये अपोजिशन है कि इतने आपके 100 से ज्यादा आपके विधायक हैं और आप रामपुर की सीट हार जाते, आप अपनी सीट हार जाते आजमगढ़ की। बताइए, अपोजिशन है। और आप बुलडोजर पे बात नहीं करते, माइनॉरिटीज का बजट कम कर दिया, उस पर आप बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते आप। अपोजिशन है ये। आप कहां पोजीशन अदा कर रहे हैं? अच्छा, कहां जाते हैं महाशय? नजर ही नहीं आते। तो ये इनका अपोजिशन कहां है? इनका अपोजिशन है ही नहीं, नंबर तो इनके पास बोली नहीं। तो क्या करते हो अब? आप ये चाह रहे हैं कि यूपी में हर व्यक्ति जो है असद ओवैसी साहब की पार्टी को वोट दे दे। भैया, आपको वहां पर अभी अपना जड़ें क्यों नहीं वोट देंगे? डालनी पड़ेंगी, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। देंगे, बराबर देंगे। तो वो वक्त आएगा। अखिलेश यादव की पार्टी कितनी पुरानी है? बराबर देंगे। आज भी हम फिर से कह रहे हैं कि अगर जो विधानसभा में जो स्ट्रेटजी मुसलमानों ने अप्लाई कर, पार्लियामेंट इलेक्शन अप्लाई करेंगे, फिर नुकसान आपको ही होगा, फिर नुकसान आपको। हम बता रहे हैं आपको, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो सो कॉल्ड मिथ था मुस्लिम वोट बैंक का, उसको उसने तोड़ दिया है। एक मिथ था, कभी नहीं था मुस्लिम वोट बैंक। गुजरात में भी हम कहे थे, अरे भाई आप नहीं कर पाएंगे। सर, जहां पर मोरबी में लोग मर जाते हैं, वहां बीजेपी जीत जाती है। आप बताइए, वहां बीजेपी जीत जाती है। अब सब लोग, हम उस वक्त एक बोले थे, एक कांग्रेस नेता को बोला, जीत रही बीजेपी मोरबी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बोला, भाई साहब आप नहीं जानते, हम देख रहे हैं। नहीं, अब जैसे यूपी में पार्लियामेंट के इलेक्शन में अब क्या करना चाहिए वहां के मुसलमान को, ये मानते हुए पहले तो हम ये पहले तो हम लोग एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों, कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगा। पहले तो हम ये अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है। अजम्पशन सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि अगर आप CSGS का डेटा देखेंगे सौरभ साहब, 2014-2019 में 6% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, 19 में उतना मिला। मगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के डिफरेंट कास्ट हैं, उसमें बीजेपी का वोट बढ़ गया, 31 से 37% वोट हो गया। हिंदू वोट बढ़ गया, मुस्लिम वोट उतना उतना रहा। अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट में बीजेपी को मुसलमान जीतने से कैसे रोके?
उनकी सीटें कम रहें, ये मुसलमान कैसे तय करे? तो वो किसको वोट करेगा? जो उसको दिखेगा कि हराने की काबिलियत रखता है सामने, उसको वोट करेगा ना। कौन हरा पाएगा? वही हरा पाएगा भाई। जो आप जिसको अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, वो बाय इलेक्शन में अपनी सीट को नहीं बचा पाए आजमगढ़ की। बाई इलेक्शन में तो आप जानते हैं बहुत कुछ होता है। ना 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 ना, हद तो ये हो गई कि एक मर्तबा कैंपेन करने नहीं गए महाशय। मायावती जी को आप जानते हैं, मायावती जी कभी बाई इलेक्शन लड़ती ही नहीं है। मायावती लड़ी बाय इलेक्शन आजमगढ़ का, मायावती लड़ा इलेक्शन। आप रामपुर का इलेक्शन देख लीजिए, वहां वो कह रहे वहां मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो आजम खान ने उनके बाजू बैठकर कह दिया, जिसका आपने चैनल चलाया था, कि अगर हम करते तो हमारी लाशें गिर जाती। तो वो जवाब ही नहीं दे पाए आजम खान का। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप कैसा जीत गए और आजम कैसा हार गए रामपुर, ये हमको समझ में नहीं आया। आप वहां पर जीत जाते हैं मुलायम सिंह यादव की सीट को, और रामपुर आप हार जाते हैं। नहीं तो किसको वोट करना चाहिए फिर? आप बताइए, यूपी में किसको वोट करना चाहिए? भाई आप यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर बीजेपी को हराने का यह मतलब नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल फोर्स बनकर ना उभरें। आप पॉलिटिकल फोर्स बन सकते, आप बनिए ना, कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं बनना चाह रहे आप? सिर्फ बीजेपी को हरा, अरे भाई सबको हराना, मिल के हराना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, नागालैंड में शरद पवार साहब ने क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर दिया? ये सेकुलरिज्म है। जेडीयू के एमएलए जीते, बीजेपी में चले गए तो आपने डिसबैंड कर दिया नीतीश कुमार साहब ने। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं देखिए, 2019 का डेटा, 2014 का भी डेटा ये बताता है हमें कि कई सीटें ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल की कई सीटें ऐसी हैं, बिहार में भी ऐसी सीटें हैं जहां 30-40% भी मुसलमान वोट है, तो भी वो सीट बीजेपी जीती है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सीटों पर तो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है अगर मुसलमान का, तो वहां पर भी बीजेपी सीट निकाल रही है। तो आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूं ना। नहीं आप तो ऐसे में, नहीं तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वोट अपना वेस्ट मत करो, मैं यही तो मेरा, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब जितने मुसलमान भारत की पार्लियामेंट में जीते हैं, जो 4%, उसमें सिर्फ 2 कह सकते हैं कि जहां पर मुसलमान सिर्फ 10% है। एक तो गाजीपुर की मुख्तार अंसारी साहब की, और दूसरा तमिलनाडु की। माँ बाकी तो भाई 30%, 35% मुसलमान। तो ये आपका रोल क्या है उसमें, सेकुलर पार्टीज का जो सो कॉल्ड का? आपका रोल ही नहीं है उसमें। आपका रोल जीते रहे आप। अच्छा, राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी? बीजेपी के पास क्यों एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है लोकसभा में? यह भी तो सवाल उठना चाहिए ना। तो बीजेपी मुसलमानों को पॉलिटिक्स में इनविजिबल कर चुकी है, उनको जरूरत ही नहीं है मुसलमान। आप क्या 80 कैंडिडेट उतारेंगे 2024 में यूपी में? देखिए, मुझे एक रियलिस्टिकली एक फैसला लेना है, लूंगा जरूर मैं। हम यकीनन, हमारी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए, मगर हम भारत के मुसलमान से अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए इस बात को। आपको चुनाव जैसा खरीब आता है ना, 2 चीजें होती हैं, असद की बात का यकीन मत करो, और ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। अरे भाई कितने चुनाव हो चुके, जिंदगी और मौत, उसके बाद रोज मौत होती है, रोज मौत होती है। कोई पूछता है क्या? बताइए। जो लोग बैठकर फैसला करने, जिंदगी मौत का चुनाव है, आप लोग समझिए। अरे भाई तो उसके बाद क्या होगा? नहीं तो फिर आप ही तो डराते हैं ना। जब बीजेपी जीत जाती है चुनाव, तो उसके बाद आप ही तो रोज जाकर के जगह जगह तकरीरें करते हैं, जब लोगों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, जुल्म हो रहा है तो जुल्म को जुल्म बोलना पड़ेगा। तो फिर इलेक्शन वाले दिन उनको बताया जाता है लोगों को कि आपको इसको हराना है। जुल्म को जुल्म अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये भी तो जुल्म होगा। जुल्म हो रहा है, यकीनन हो रहा है। वैसे आजकल ये माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों, मतलब बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों शख्स एक मुस्लिम आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। क्योंकि वो एक ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है कि आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान में जुनैद नसीर को मारा गया। जाइए ना मोहन भागवत साहब के घर को। आप चले गए दिल्ली में, एक कोई इमाम साहब के मदरसे को आउटरीच बोल दिए। अरे भाई आप बिल्किस बानो को बुलाकर मिलिए, वो आउटरीच होगा। आप नहीं करते। आपने माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का बजट 40% कम कर दिया। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप ये आउटरीच है आपकी। अच्छा, सबसे ज्यादा यही प्री मैट्रिक में पसमानदा मुसलमान,
ये जो मेयो मुसलमान मारे गए हैं, जुनैद और नसीर, ये कौन से फॉरवर्ड कास्ट के नहीं, तो पसमानदा मुसलमान है। पीलू खान, अखलाक कौन थे? पसमानदा थे। आप कौन सा आउटरीच कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक बोलते ना दिखाने के लिए ये काम हो रहा है, और गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए ये देखो हम ऐसा कर रहे हैं। जमीन पर आप यही कर रहे हैं ना, जमीन पर तो आप तो ये जुल्म हो रहा है। गौ रक्षक कमेटी आप बनाते हैं जी। कौन है भाई गौ रक्षक, ये बताइए। हरियाणा सरकार ने टास्क फोर्स बनाकर उसमें खुद इन गौ रक्षकों रखा है। एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर जुल्म करते हैं, आतंक फैलाते हैं। अब ये आउटरीच है आपका। असद साहब, वो अलग मामला है आउटरीच का, चूंकि आपने गौरक्षकों की बात की है। देखिए, एक भी सेंसिबल आदमी ने किसी ने उन 2 मुसलमान लड़कों के साथ जो जाति बल्कि गुनाह जो हुआ है, किसी ने ये नहीं उसको किसने सही नहीं कहा, या किसी ने उसकी कड़े से कड़े शब्दों में जो है मजम्मत आरएसएस ने की। अब आप ऐसे कोट करने को कहेंगे तो फिर मैं पूछ रहा हूं ना भाई, आपने ही खुद कहा कि आउटरीच, क्या बीजेपी से किसी ने? आउटरीच का मतलब ये है कि सर मेरी बात सुनिए, मोहन भागवत की स्टेटमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। आपने खुद कहा उन्होंने कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात की है। मोहन भागवत साहब ने मुलाकात की और क्या कहा भाई? क्या कहा आपने क्या क्या नहीं कहा कि चोरी का सामान मुसलमान है? ये आपका आउटरीच है। आपका रिसेंट स्टेटमेंट देख लीजिए रिलीजन के बारे में, कि आपने क्या कहा। उनका रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि सारे रास्ते एक तरफ जा रहे हैं। आप किसी का पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल सबका गोल ये कि मतलब ईश्वर की तरफ जाने का तरीका अलग हो सकता है, रास्ता गोल एक ही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हिंदुत्व के बारे में? क्या कहा उन्होंने? अब देखिए, ये आप, अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये सिर्फ जो दिखावा है, ये इसमें हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है, इसमें बता रहा हूं मैं आपको। ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज को एक पैगाम देने के लिए अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कंट्री ऑफ कंसर्न में भारत का नाम 2 साल पहले ले लिया था, वो एक वहां की ऑडियंस के लिए, और यहां पे थोड़ा आप ये नहीं मानते? देखिए, हमेशा आरएसएस को लेकर के ये गुरु गोलवलकर से शुरुआत होती है, बल्कि हेडगेवार साहब से, और माना जाता है कि गुरु गोलवलकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा है उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें हैं जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की बू आती है, ऐसा माना जाता रहा है, खास करके माइनॉरिटीज को लेकर के। उस तक के लिए मोहन भागवत साहब कह चुके हैं कि वो जब वो किताब लिखी गई थी तब के लिए हो सकता है वो बातें कही गई हो, आज वो रेलेवेंट नहीं है, ये कह दिया गया। बंच ऑफ थॉट्स। इससे बड़ी बात और क्या कहेगा? एक और किताब है, वी आवर नेशन डिफाइंड। क्या लिखा भाई उसमें आपने? इंटरनल एनिमीज लिखा मुसलमानों का। आप उसको झुटला सकते? मोहन भागवत क्या ये झुटला सकते इस बात को कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये कहा गया था कि भारत का संविधान नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे? कब कहा गया था? आज कोई कह रहा है? आज कोई कह रहा है? देखिए, आप इन लोगों को अपना हीरो मानते हैं नहीं मानते हैं? ये आपके सरसंघचालक रह चुके हैं लंबे पीरियड तक, गोलवालकर। अच्छा, जब उनकी लिखी किताब को उन्होंने कह दिया आज वो बातें रेलेवेंट नहीं है। नहीं, देखिए, बंच ऑफ थॉट्स में जो कुछ लिखा गया है उससे मुकम्मल वो इनकार नहीं करते। वी और नेशन डिफाइंड में लिखा गया, मुकम्मल इनकार नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में जो लिखा उससे इनकार नहीं करते। आपको कई स्टेटमेंट दिखाता। और बुनियादी बात, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि ये देश मुसलमान और ईसाइयों का नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए ये असद साहब, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, आप रेफरेंसेस पीछे से आज से 100 साल पुराने निकाल के ला रहे हैं। बात आज की हो रही है, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की आरएसएस ने एलबीजीटीक्यू राइट्स को एक्नॉलेज किया है। ये वो आरएसएस है? नहीं, बिल्कुल एक्नॉलेज किया है। नहीं किया है। इतना परिवर्तन है। सुनिए, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना, एफिडेविट डाल दिए हैं। नहीं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सावरकर के स्टेटमेंट को किताब में जो लिखा गया उससे इनकार करेंगे? एक चीज पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती। सुनिए, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और बीजेपी को कंट्रोल करती है आरएसएस। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। बगैर आरएसएस के बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। ये सबको हम जानते हैं और देखनी चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 2 बार कह चुके हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को, और क्लोज मीटिंग में, ऐसा नहीं कि पब्लिक के लिए केवल, जैसे आप कह रहे हैं ये दिखावा है, वो पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं था, क्लोज डोर मीटिंग में, कि मुसलमानों के बीच में जाइए, गरीब तबके के बीच में जाइए, वहां जाके काम कीजिए। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? क्या?
आपने कह दिया हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, दिल्ली में भी बोला, बोल दिया, ठीक है, बोला ना, आप उसका प्रूफ क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। हाँ, आपने बजट 40% कम कर दिया माइनॉरिटीज का। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट अगर आदिवासियों के बाद किसी का है तो मुसलमानों का है, आपने उसी को बंद कर दिया। बच्चे पीएचडी कर रहे थे, आप उनकी फीस बंद कर दी मौलाना फेलोशिप की। ये आपका प्रूफ है, ये आप बोल रहे हैं क्या है? बताइए फिर आप क्यों कर रहे हैं? बजट है ना, चलिए बजट तो पूरे माइनॉरिटीज का था, आपने उसको बंद कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री के एमएसडीपी की स्कीम है, उसको आपने कम कर दिया, एक उसमें 800 करोड़ रुपए कम कर दिया आपने। ये प्रूफ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता आपके पास। अच्छा, आप मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं बनाते भैया? बनाइए ना एक मुस्लिम मंत्री, आपको इख्तियार है, आप नहीं बनाना चाहते। मुस्लिम मंत्री बनाने से मुसलमानों की दिक्कत हल हो जाएगी? नहीं, दिक्कत दूर नहीं होगी, मैं मानता हूं, मगर जब आप ये सब दिखावे की बातें कर रहे हैं, जो काम आप आसानी से कर सकते थे कि वो बजट को कम से कम उसी को बरकरार रखते, अगर बढ़ाते नहीं, आपने वो भी नहीं किया, आपने सब कर दिया। ये सब कर रहे, ये प्रूफ है ग्राउंड के ऊपर। और आप समझ रहे कि घाटमिका में जुनैद और नसीर की जो हत्या की गई, क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? 100% है उनका। क्राइम है, क्राइम है। क्राइम कौन कर रहा है? ये जो एक मोना डार्लिंग है, वहां पर, जो अपने फेसबुक पर आरएसएस की फोटो है, शाखा की फोटो है, मोनू, अब उस जो भी नाम होगा, मैं उसको कहता हूं मोना डार्लिंग बन चुका है उनके लिए। हथियार उसके पास, आप लाइसेंस वेपन देते हैं उन लोगों को, क्यों देते हैं भाई लाइसेंस वेपन उनको? आप कौन है ये लोग? आप खासिम एक मारते हैं खासिम को, उस पर 307 कभी अरेस्ट नहीं होता। एक और लड़का है, उसको मारा, उसका मुंह से खून बह रहा था, उसका वीडियो, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई। अच्छा, मालूम जुनैद नसीर के एक्यूज में सिर्फ एक पकड़ा गया, 8 अभी तक नहीं पकड़ गए, 1 महीना हो गया है। अच्छा, आप राजस्थान गए, आप उस परिवार से भी मिले, आपने कहा कि गहलोत साहब आकर के दिखाएं, गहलोत साहब नहीं आए यहाँ पर। गहलोत साहब का आना पड़ा हमारे बोलने के बाद, जाना पड़ा, क्योंकि हमने उसके बाद हमने बताया अब जनता को कि वहां से 40 मिनट दूर पर एक बड़े परिवार के शादी में जाते हैं, आप वहां नहीं जाते, तो जाना पड़ा उनको। लेकिन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बोला कि आप वहां माहौल खराब करने के लिए आए थे, इससे पहले तो कभी गए नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा आपको राजस्थान में। क्यों नहीं जाएंगे? देश का हिस्सा नहीं है राजस्थान? नहीं, जहां पर माहौल बिगाड़ने का कोई मौका हो वहां जाएंगे। अच्छा, आप राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उनके परिवार के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि आपकी सरकार है, आप नहीं जाते। हम गए बराबर, इखलाक के वक्त नहीं गया था मैं, सबसे पहले मैं पहुंचा इखलाक के घर को, पूछ लीजिए आप, यहां पर हम गए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं, आप उसी राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा, आपके प्रोग्राम में आकर, आप वहां क्यों नहीं गए? आपके प्रोग्राम में आकर हमने कंडेम किया। आप वहां गए क्यों? इसलिए नहीं गए क्योंकि हम यहां पर थे। ये क्या बात है? मेरी बात सुनिए। आपके रिपोर्टर को हमने कहा कि अगर हमको मौका मिलेगा बराबर जाएंगे। अच्छा, मौका तो आप कहीं भी होते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पर आपको जाना होता है। एक बात सुनिए, हमारा पहले से ही प्रोग्राम था, जब जुनैद नसीर की हत्या हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम था राजस्थान में, और हम बोले जब राजस्थान जा रहे हैं, आपके नजदीक अमरावती में हुआ था, अमरावती चले जाते आप। अमरावती में हमारी पार्टी कंडेम की, वहां पर उसको कंडेम तो सर कहीं बैठ के दुनिया की बात, दुनिया की किसी कोने की चीज को किया जा सकता है। पार्टी कंडेम की उसको। जब मैं कहता हूं कि कोई और कंडेम कर रहा है, तो आप पूछते हैं कि गए क्यों? सौरभ साहब, आपका इख्तियार है पूछना, आप पूछिए, मगर हम ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं हूँ। नहीं, सवाल ये देखिए, सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं जाता है। मुख्यमंत्री पहुंच गए वहां पर। कब गए? आपके जाने के बाद गए? कब गए? अच्छा, और एक सुनिए, जुनैद नसीर को आपने क्या दिया? मतलब सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। देखिए, इंसान वो गले कटना छोटी बात नहीं, इंसान का कत्ल है, चाहे किसी का हो, मगर आपने क्या किया? आपने कितने पैसे दिए भाई? ये क्या तो? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल तुलना करना पड़ेगा। टेररिज्म अगर कन्हैया से हो, टेररिज्म यहां पर भी हुआ। आपने 15 लाख रुपए दिए, वहां 50 लाख रुपए देते हैं आप। इंसान ही तो मरा ना, दोनों करने वाले टेररिस्ट हैं। आपने सिर्फ 15 लाख दिए, वहां पर गवर्नमेंट नौकरी नहीं देते आप, और वो भी 3 स्कीम में 15 लाख रुपए मिलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई, इंसान की कोई जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, मगर अगर आपकी एक पॉलिसी है तो आप उस पर यूनिफॉर्मिटी लेकर आइए। देखिए, उदयपुर में तो जो हुआ था वीडियो पर हुआ था, उसका वीडियो है, लाइव हुआ था। एक बात सुनिए, कम से कम इस केस में पुलिस की रिपोर्ट तो आ जाती थी। आपने पहले आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे दिया। जुनैद और नसीर को
जो पकड़ा, जो किडनैप किया गया, उनके परिवार ने जाकर कहा कि इस ढाबे से पकड़ा गया है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं उस बात से। और कई टोल गेट्स पर वीडियो है, पुलिस की गाड़ी थी, गवर्नमेंट की गाड़ी थी जिसमें उनको किडनैप किया गया। आप बताइए फिर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और आप पकड़ते भी नहीं है ना। चलिए कोर्ट तय करे, आप 8 लोगों को पकड़िए, 1 महीना होगा, नहीं पकड़ सकते। हरियाणा की सरकार में महापंचायत होती है, अगर आएंगे तो टांग तोड़ के भी जाएंगे। ये होगा, ये होगा। आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं लोगों को। देखिए, जो रेडिकलाइजेशन जो बीजेपी ने प्रमोट किया मेजॉरिटी कम्युनिटी में, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। हम कह रहे हैं किसी का भी रेडिकलाइजेशन हो गलत है। इसी राजस्थान के अंदर अभी 1-2 रोज पहले ही है, एक मीटिंग हुई है सिविल सोसाइटी की, एक ग्रुप है, उसमें सलमान खुर्शीद साहब, जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी उसमें बैठे थे, उस मीटिंग में शामिल थे। वहाँ ये बात हुई कि हिंदुओं से हम अपील करते हैं कि वो लोग आगे आएँ और देश के अंदर जो कट्टरता बढ़ रही है उसको कम करें और इस वोट के जरिए इसको कम करें। उन्होंने ये कहा और मुसलमानों से ये अपील करी उन्होंने कि किसी भी रेडिकल पार्टी को वोट ना करें, कोट अनकोट असद ओवैसी। समझ गया मैं समझ गया। वो उनका और सुने उनका कहना ये था कि होगा ये कि वो आएंगे, भाषण देंगे और वोट मिलेगा उनको 2%, आपको वोट मिलेगा 2%, और दूसरी पार्टी कोट अनकोट बीजेपी, उसको पोलराइज होकर वोट मिलेगा 20%। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये करना चाहिए कि सचिन पायलट को और गहलोत साहब को बिठाकर गले मिला दे, दिल मिला ले। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या पकड़ी है और क्या कबड्डी होने वाली है वहां पर, सियासी कबड्डी। आपकी सरकार, आप अपील कर रहे हैं। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री जाने में कतरा रहा था, 15-20 दिन के बाद जाकर मिला पीड़ित परिवार से। ये लोग सब जाकर उसको पकड़ कर लेके जाते, चलिए गहलोत साहब चल के मिल लीजिए, चल के मिल लीजिए। कौन रोका आपको? भाई मुझे गाली दो, आप जितना बोलना है बोलो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर मैं जितनी बातें कर रहा हूं, कह रहा हूं, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। सरकार आपकी, और आप हिंदू भाइयों से अपील कर रहे हैं, आप अपोजिशन है वहां पर। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया? आप इनको लाकर खड़ा कर दिए, ये बेचारों को। ये क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? कम से कम ये बोल देते कि भाई आप भी 50 लाख दीजिए उन लोगों को। आप कब तक डरेंगे बताइए ना? कौन? अच्छा, आपके सत्ता में रहने से क्या फायदा, मुझे बताइए। आपने सत्ता में रहकर क्या किया? कौन सा आपने बजट बढ़ाया? कौन सा आपने काम किया? बताइए। जो वहां पर मुसलमानों में बिरादरियां हैं, उनको आप रिजर्वेशन देते नहीं है, दीजिए ना उनको। उनका आपके पास डेटा है, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है, आप दीजिए डेटा उनको। इसलिए आपने वहां कहा या कहीं और कहा कि जाट राजपूत जैसे वो सोच करके वोट देते हैं वैसे वोट करो? मैं तो कहा कि मैं बैसला साहब को, जो गुज्जरों के लीडर, सलाम करता हूं उनको। भाई उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर दिखा दिया ना, और उसके बाद हासिल किया। जाटों ने उसको हासिल किया, राजपूतों ने हासिल किया। नंबर बराबर है मुसलमानों के इन लोगों का, समझिए, मगर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया। तो अब मुझे बताइए, सोच किसकी पुरानी है? आप जो हैं अभी आप मुसलमानों में जातियां ढूंढ रहे हैं और आरएसएस कह रही है कि वर्ण व्यवस्था खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या करे आरएसएस खत्म करेगी? बोल, आरएसएस का स्टेटमेंट है, आरएसएस खत्म करेगी। यस, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अरे भाई, ये काम कर दीजिए। देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? देश अरे देखिए सौरभ साहब, मैं कौन सा ये कह रहा हूं कि कल हो जाएगी। इंटेंट की बात है सर। सुनिए, अरे इंटेंट, अरे देखिए, कौन जिया तेरे जुल्फ के शहर होने तक? हाँ, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है देश का? सबसे ज्यादा अपर कास्ट के मिनिस्टर्स हैं मोदी जी कैबिनेट में। तो हर आदमी के आगे लगा। ना, नहीं, सरनेम नहीं है, डेटा है ये। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं। दीजिए ना, चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में भी आप खूब बोले। अब आपने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और ये एकनाथ शिंदे जी, ये राम श्याम की जोड़ी है। हाँ, बिल्कुल है। राम श्याम की जोड़ी मतलब ये एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, देखना आप। अरे उनका तीर कमान सर, कोई तीर कमान नहीं है, ये अंदर से एक है, ये अंदर से एक है। आप सौरभ साहब बताइए, आप तो बरसों से
जब हम सियासत में भी उतने पॉपुलर नहीं थे, आप माशाल्लाह से आप लोग अरे नहीं। नहीं, आप बताइए, कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस हो जाता है, राष्ट्रवादी और शिवसेना का अलायंस हो जाता है, सेकुलरिज्म कहाँ रहा भाई फिर? अच्छा, अलायंस में आप बैठे हैं, नहीं, वो भी आपकी तरह बीजेपी को दूर रखने के लिए कुछ भी करेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि आपकी सत्ता में हासिल करने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है, आप सब चीज कर सकते हैं। और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए मुझे, देखिए इनका, मैं चुनाव नहीं लड़ूं, आप सब कुछ करेंगे, आप पूरी हदों को पार करेंगे, अपने आप को नंगा कर देंगे, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, वो सब करेंगे आप पार्टी में हैं, सत्ता में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिनिस्टर बैठे हैं, और उद्धव ठाकरे विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कहा था। आपको इतनी शर्म भी नहीं है कि तुम बैठे हो बोलते क्या बोल रहे हो? इतनी शर्म नहीं है आपको? और आप सेकुलरिज्म का ज्ञान मुझे देते। आप सत्ता में है ना, आप बैठे हैं, मैंने नहीं बैठा। नागालैंड में पवार साहब जाकर बीजेपी की सपोर्ट कर देते हैं किया। अब बताइए वो क्या है? औरंगाबाद का नाम आप बदलते हैं, बीजेपी ने उसको पूरा कर दिया लास्ट कैबिनेट में उद्धव ठाकरे। अब बताइए, आप करते हैं ये सब और आप कुछ नहीं बोलते। सर, महाराष्ट्र जैसे स्टेट की सरकार थी, मिल रही थी। क्या मिल रही थी? सरकार मिल रही थी महाराष्ट्र। अच्छा, वो आप भूल रहे हैं एक बात को, सुबह 5:30 बजे जो शादी हुई, निकाह हुआ, वो फडणवीस साहब को मिल रही थी सरकार। अरे अब देखिए, निकाह जो हुआ, निकाह हो गया अजित पवार में और फडणवीस में। क्या है ये बात, बताइए ना, क्यों किया आपने ये? अब ओवैसी साहब इतने भोले भी नहीं है कि क्यों हुआ। नहीं, आप खुद जानते हैं क्यों हुआ। मैं बिल्कुल भोला नहीं हूं। मैं इनको ये बोलकर उन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं जो मुझे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि देखो, इस आईने में तुम्हारा चेहरा कितना मद्दुमा नजर आता है सेकुलरिज्म के नाम पर जो तुमने ठगा है। आप अलायंस करते हैं, अलायंस टूट जाता है, फिर आप वापस उद्धव ठाकरे के पास आ जाते हैं और आपका अलायंस चलता है, और ये सेकुलरिज्म का दावा ऐसे अलायंसेस ऑफ कन्वीनियंस पहली बार नहीं तो हुए। फिर हुए हैं पहले भी। नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम पे तो हमारे देश में सर क्या क्या नहीं हुआ है। सुनिए, आज वो उर्दू का शेर है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। जेपी मूवमेंट में क्या हुआ बताइए? जेपी मूवमेंट में आपने जनसंघ को लिया, जो जयप्रकाश नारायण के जिस घर में वो रहते थे, उनके एक IAS ऑफिसर हैं रिटायर, उनकी किताब पढ़ा, वो खुद कहते थे कि हमने गलती की, जनसंघ को लिया, बीजेपी बढ़ गई। VP सिंह की सरकार बनी, आपने बीजेपी को शामिल किया, ग्राफ बढ़ गया। महाराष्ट्र में हम कह रहे हैं, कांग्रेस जो 15 साल सत्ता में थी, आज चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब खुश होते हैं तब कहते हैं। नहीं, अल्लाह का करम है इसमें, अल्लाह का कांग्रेस चौथे नंबर की पे आ गई तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, चौथे नंबर की पार्टी बन गई। आप बताइए, तो बीजेपी आपको चाहिए नहीं, कांग्रेस चौथे पे है, बड़ी तो कौन सी बात है, तो कौन चाहिए? अरे भाई, ऐसी कौन सी पार्टी चाहिए मुझे जो हर बात पर अपने आप को बीजेपी से बड़ा दिखाती है? कौन सी ऐसी पार्टी मुझे चाहिए जो अपने आप को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश करती है? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पर मुकाबला करेंगे या उनके पॉलिसीज पर मुकाबला वैसे करेंगे? मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की जहां तक बात है, कांग्रेस के कई लीडर्स से हम लोगों की बातें हुई हैं महाराष्ट्र में, जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कहा, ये हर आदमी कहता था राहुल गांधी खुश नहीं है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। देखिए, ये जो हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको मालूम, गुलाबी लाड़े। गुलाबी लाड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, उनको पसंद नहीं है। अरे तुम उनके खिलाफ कैसे जा सकते? तुम्हारा पार्टी का लीडर है ना वो, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, उनको पसंद नहीं है, फिर तुम उनके खिलाफ जा सकते हो, क्यों ये नाटक करते हो? कोई आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा नेता है जिसकी पूरे देश के अंदर प्रेजेंस हो और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हो, राहुल गांधी के खिलाफ? उनकी पार्टी के नेता कहते हैं एक आदमी है पूरे देश में, राहुल गांधी, जो हर वक्त हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होता है। अच्छा, तो और कौन है? इसीलिए अमेठी हार गए वो। हार जीत अपनी जगह पर है, इसीलिए अमेठी हार गए, इसीलिए आपने 186 सीट्स पर डायरेक्ट आपका मुकाबला हुआ 2019 में, और आपसे 16 सीट जीत पाए। इसीलिए मध्य प्रदेश में आपके पार्टी के लोग विधायक भाग गए। आप बताइए, आप कौन सा काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 540 लोकसभा सीट पर मुकाबला हो, हैदराबाद में हैदराबाद पर, सिकंदराबाद में सिकंदराबाद पर मुकाबला हो। देखिए बीजेपी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी।
अगर आप वो नहीं करेंगे, मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरी सोच है। उसमें भी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लड़ेगी ना बीजेपी से। अब कहाँ लड़ेगी? राजस्थान में लड़ेगी, गुजरात में लड़ेगी, मध्य प्रदेश में लड़ेगी। 2019 में आपने 3 महीने पहले सत्ता जीती, एक सीट लोकसभा की नहीं जीत पाए आप, एक नहीं जीत पाए, एक नहीं। उसके आप देखिए वो पहले से है। क्या पहले से है? नहीं, वो पहले भी हुआ है कि आप उससे 2014 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, 2013 में अच्छा, ऐसे ही हुआ था। देखिए, जब तो बीजेपी हारी थी, 14 जीत गई थी। जब तो वसुंधरा की सरकार बनी, महारानी की सरकार बनी, अब तो आप सत्ता में असेंबली जीतते हैं और आप हार जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप एक सीट जीतते हैं, हमारे दोस्त जो है मुख्यमंत्री के बेटे जीत जाते हैं। देखिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, 2। कौन जिम्मेदार है? अच्छा सौरभ साहब, एक बात सुनिए, आप जब ये हारते हैं ना, कौन जिम्मेदार है? जो हार रहा है वही जिम्मेदार है। नहीं, ओवैसी जिम्मेदार हो नहीं हुए, कम से कम वहां नहीं लड़ा हम। ओवैसी कहां है? देखो इसको ढूंढो, निकालो, कहीं तो नहीं लड़ा, ये तो नहीं लड़ा है। गुजरात में हम 11 लड़ते हैं, एक बापू नगर से हमारे कैंडिडेट को आप खरीद लेते हैं, अशोक गहलोत खुद, नाइट सूट में फोटो है उनकी, रात के 12 बजे वो लाकर उसको खंडवा पिनाते हैं, वो भी हार गया। पटेल उनका सिटिंग एमएलए हार गया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि हम हरा पाएंगे बीजेपी को, तो गलत होगा। ये तो कांग्रेस भी नहीं कह रही है कि अकेली वो बीजेपी को हरा पाएगी। वो तो कह रहे हैं हमें सबकी जरूरत है। लेकिन क्या बिना कांग्रेस के पूरे देश में बीजेपी को मात दी जा सकती है? आप इसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्लियामेंट की सीट पर आप बीजेपी से मुकाबला करिए और देखिए नतीजा क्या आता है। तो आप चाहते हैं कि बंगाल बीजेपी कांग्रेस सबके लिए, ममता जी के लिए छोड़ दे? नहीं, वो बिहार वो जेडीयू के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं यूपी छोड़ दे अखिलेश यादव के लिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि लड़ो मेरे खिलाफ हैदराबाद में, दिल खोल कर लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो, औरंगाबाद में, किशनगंज में, जहां लड़ो। मगर अगर आप वो गलती करेंगे कि ये एक्स लीडर है, ये वाई लीडर है, वो लीडर है, तो फिर आप नहीं, मुश्किल हो जाएगी फिर आपको। आप वो मत करिए, वो गलती मत करिए। बीजेपी चाहती ये है, बीजेपी चाहती है। नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जो है पूरे विपक्ष के नेता हैं, और वो ये कह भी नहीं सकते। कोई अभी ऐसी कोई अलायंस तो बना नहीं है अभी, देखते लेकिन अपनी पार्टी में तो वो मान सकते हैं ना कि ये हमारे नेता हैं। अरे भाई, आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसको कौन रोक सकता है आपको? दिल्ली तापालम हुकूमत नहीं है आपकी, कुछ भी मान लीजिए। तो राहुल गांधी में आपको वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं नजर मैं आती? कौन हूं सर्टिफिकेट देने वाला उनको? राहुल गांधी ने जो बोला विदेश में जाकर के, वो आपको आपत्तिजनक लग रहा है कि नहीं? कि पहले तो बताइए, उनका एक कहना देश में लोकतंत्र नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो ये आपकी नजर में कितनी जायज बात है? लोकतंत्र खत्म हो रहा है या खत्म हो गया, या फिर उस पर दबाने की कोशिश की जा रही है, तो यकीनन कोशिशें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पंजाब में अमृतपाल ने कहा कि अमित शाह के बारे में कहा, मीडिया रिपोर्ट किया कि आपका वो हाल करेंगे, इंदिरा करेंगे, आप पकड़ते नहीं। कोई अगर फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई लिख दे, आपत्तिजनक बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल, अनपार्लियामेंट, केस बुक हो जाता है। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ये क्यों नहीं हो रहा? अब तो वो भागा फिर रहा है। अरे जो भी होगा, भागा फिरा है, कहाँ है अल्लाह को मालूम। अल्लाह करे कि उसको प्रोड्यूस कर दे, वो लोग बता दें कहाँ है, किधर है। बट ये तो है ना, पार्लियामेंट तो आप खुद नहीं चलने दे रहे। सरकार, पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, सरकार खुद नहीं चाह रही है। चलिए, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है ही नहीं भारत में। मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं इनमें हरगिज नहीं कहूंगा उनके बारे में। क्यों कहूंगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, भारत में लोकतंत्र है या नहीं है? आप भारत में लोकतंत्र है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और बीजेपी ये चाह रही है कि लोकतंत्र कमजोर हो। इसीलिए आप आए दिन देखते हैं कि बीजेपी जुडिशरी पर हमले करती है, एग्जीक्यूटिव को स्ट्रांग करती है। चीन के ऊपर कोई सवाल पार्लियामेंट में पूछ नहीं सकते हम लोग, अगर डालते भी हैं तो मनीष तिवारी का सवाल वापस लिया जाता है। और आपने, चूंकि हम लोग अब नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, आपने बिहार में केसीआर साहब की तारीफ की। आपने कहा कि उनके पास विजन है और वो खुद इस कोशिश में लगे हैं कि एक फ्रंट जैसा कुछ बन पाए, या कम से कम लगा ऐसा। मैं केसीआर साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी पार्टी बीआरएस का नाम बनाया है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं तेलंगाना में
2014 में तेलंगाना में 1.5 लाख से ज़्यादा पावर के पंप सेट्स थे। आज तेलंगाना के बहुत से इलाकों में इरिगेशन के लिए पानी उन्होंने मुहैया किया। 70,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ 6 क्लास से 12 क्लास तक फ्री में पढ़ती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चों का अलग, बच्चों का अलग। ये हो रहा है, ये फैक्ट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, और करना चाहिए, उनमें कमजोरियां हैं, गलतियां की मानता हूं, मगर कम से कम तो उन्होंने कुछ किया है ना, यहाँ पर कुछ किया है, यहाँ पर बताया उन्होंने। कम्युनल राइट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, कम्युनल राइट को और सबको रोक के रखा है। अब मैं बोलूंगा वो तो गुजरात में भी नहीं हुआ 2002 के बाद। नहीं, गुजरात में देखिए, गुजरात में मोरबी हुआ, गुजरात में बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया गया। गुजरात में जो अजमेर ब्लास्ट में जो 2 लोग थे जिनको कन्विक्शन मिला, पेरोल पर गए तो उनको दूल्हे की तरह बारात में निकाला गया। गुजरात में बीजेपी के पास गुजरात में 1984 से एक भी मुसलमान एमपी इलेक्शन नहीं जीता, एक भी नहीं जीता। गुजरात में जो कम्युनिटी अहमदाबाद में कपड़े का कारोबार करती है, हमारे साबर काबुलियावाला कम्युनिटी, आपने उनकी पूरी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। ये भी तो फैक्ट है। केसर साहब की बात पर दोबारा आते हुए, आपको लगता है कि मतलब उनमें वो खूबियां हैं कि वो देश को भी लीड कर सकते हैं? देखिए, केसीआर में बहुत सी खूबियां हैं। अब देश उनको मौका देता है नहीं देता है मुझे नहीं मालूम, मगर यकीनन काबिल आदमी है, काबिल आदमी है, मानना पड़ेगा। उनके मंच पर अरविंद केजरीवाल भी थे। हाँ थे, अब नहीं है। आते हैं लोग, सबको बुला कोशिश कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने बड़ा हल्के में जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़िए ना, क्या है वो, क्या है। आज उनके पास 2 स्टेट हैं। हाँ, उनका एक 2 बेचारे 2 मंत्री जेल में भी है। इस बात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंत्री जेल में है। कि आप खुश हैं इस बात पर भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, शराब का मुझसे क्या लेना। तो आपने मान लिया वो घोटाला ठीक है? नहीं, मतलब हुआ है? नहीं, अब वो कोर्ट तय करेगी, मगर है तो ना, 2 मंत्री उनके जेल में है, 2 मंत्री जेल में है। देखिए, ये है प्रॉब्लम। जब बाकी विपक्ष कहता है, कोई पार्टी कहती है कि हमारे पर एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो जब जिसको जो सूट करता है वो उसके साथ जाता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया है कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, मानता हूं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को। तो हिंदू है, हिंदुइज्म में मानते हैं? नहीं, हिंदुइज्म अलग, हिंदुत्व अलग है। सर, ये तो बिल्कुल है, इसमें हम आपको प्रूफ कर देंगे। क्या है? सुनिए, हिंदुइज्म में ये तो नहीं बोलता कि भारत के मुसलमान और क्रिश्चियन इनके लिए ये इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हिंदुत्व बोलता है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का लिखने वाला सावरकर है, उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो आज बीजेपी के कट्टर पॉलिटिकल राइवल हैं। ना, ये देखिए, वो उनका आइडियोलॉग है। हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है। खैर, वो केजरीवाल ने तो कह दिया बात, मुख्यमंत्री ने कह दिया बात को। कहा ना उन्होंने बात को, मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। इस वजह से वो मतलब आपकी पॉलिटिकली आपके कहीं उसमें नहीं आते? नहीं, उनके कौन कौन से स्टेटमेंट आपको मैं बताऊं, कितने बातें आपको बताऊं। जब दिल्ली जल रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह के पास है, आप कम से कम जाते उन जगहों पर, लोगों से अपील करते। आप कहाँ गए? गांधी समाधि के पास बैठकर मौन व्रत पे बैठ गए आप, खामोश। कुछ तो बोलते, नहीं बोलते आप। बिल्किस बानो पर पूछा गया, बोले नहीं बोलूंगा बिल्किस पर मैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, इन महिला का इशू है ना, बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे। यही तो आपसे हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो हो रही है कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है, मैं हूं, और उसमें आप मोदी को और मजबूत कर रहे हैं। सर, एक चीज हमको हमारे पिताजी ने, हमारे पार्टी के बुजुर्गों ने सिखाया राजनीति में, कि कभी भी सौरभ साहब के घर पर जाकर मत तोड़ो। वो आपकी पीछ है, सौरभ साहब को घर से निकालो और उस जगह पर लड़ो जहां पर आप कमजोर हैं। आप जाकर आपके स्ट्रांग पॉइंट पर लड़ते हैं मोदी से, कहां जीत पाएंगे? तो मोदी का वीक पॉइंट क्या है? मोदी का वीक पॉइंट चाइना है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा है। मोदी जी बात ही नहीं करते। आपको लगता है योगी लोग इस बात पे यकीन करते हैं? बिल्कुल यकीन करते हैं। आपको बता रहे हैं, चलिए, जो यांगसी में अरुणाचल प्रदेश में जो चीन की फौज 17,000 किलोमीटर ऊपर आकर भारत की फौज को दबाने के लिए, हटाने के लिए किया। अमेरिका अगर हमको सैटेलाइट इमेजेस नहीं देता चीन की, हमारे सैटेलाइट काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यकीन क्यों नहीं करेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लेके एसपी ने पेपर ले किया
कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट से 25 में हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। पेपर है वो, पेपर दिया गया, अब बाद में फौरन इंटरनेट से उसको भगाओ। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप तो इलेक्शन के आदमी हैं, नहीं, चुनाव के आदमी हैं, ऐसे मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं। बिल्कुल जीते जाएंगे। तो मोदी अनपॉपुलर है, आप ये कहना चाहते हैं इस वक्त? नहीं, ये जो मुद्दे हैं उनको फोर फ्रंट पर लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। मनरेगा के पैसे नहीं दिए जाते स्टेट्स को, नहीं दिए जाते पैसे, आपने कम क्यों कर दिया भाई मनरेगा को? ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आप इस पर इनको लीजिए, घेरिए, उनको बात करिए। एक ऑनेस्ट जवाब दे दीजिए आखिर में इस वक्त। नहीं, अभी जितना नहीं वो भी सब दिए, ईमानदारी से दिए, बिल्कुल दिए। सवाल नहीं, मैं ऑनेस्टली दे रहा हूं। ये सवाल ऐसा है, इसीलिए मैंने उसी वजह से हमको बदनाम, मैंने इसीलिए इस वक्त थोड़ा अंडरलाइन किया, सवाल ऐसा है। आज की तारीख में आप मानते हैं कि मोदी इस वक्त आगे हैं अपोजिशन से? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि 2024 एक ओपन इलेक्शन है। ये लोगों के दिमाग में बीजेपी का एक ब्रेन वॉशिंग की मशीन है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ओपन इलेक्शन है, ओपन इलेक्शन है, मगर आपको देख कर लड़ना पड़ेगा। यकीनन बीजेपी के पास एक फॉर्मेडेबल मशीन है इलेक्शन की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर ये आज भी ओपन इलेक्शन है। अब ये हम पर है कि हम कैसे उस भारत की जनता के जो तकालीफ है उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे। वो चाह रहे हैं आपको वोट देना, मगर आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप देखिए, हमको क्या सिखाया कि भाई तुम अल्लाह से दुआ करो और जमीन पर जाकर मेहनत करो। आप खाली अगर आप दुआ ही करते रहेंगे और जमीन पर मेहनत नहीं करेंगे, अपने मुकद्दर को, अपने दुआओं को वो नहीं देखेंगे कामयाब हो रहे नहीं हो रहे। जमीन पर उतर के मेहनत करना पड़ेगा ना। आप जाते ही नहीं है, कोई नहीं जाता। कहाँ जाता है बताइए? आप यूपी के नेता का नाम लिए, भैया कहाँ नजर आते? भैया हमारे नजर नहीं आते कहीं भी। बिहार के नेता देख लीजिए, नजर नहीं आते कहीं पर भी। हम नदी में चले तो डर कर 200 करोड़ का ऐलान कर दिया आपने। बीजेपी एक यकीनन एक फॉर्मेडेबल अपोनेंट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अगर आप सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे लड़ना चाहिए, मॉडर्न डे के जो तकाजे हैं चुनाव लड़ने के, उसको आपको उस तरह लड़े। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक जबरदस्त बातचीत के लिए, और खासकर अपने घर पर हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद आपका। खैर मुकद्दम है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।